Good evening, students. So, this is our Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and Code of Criminal Procedure Lecture 7. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? हमने सेक्शन 26 को ब्रीफली कवर किया था. बेसिकली सेक्शन 26A को ब्रीफली कवर किया था एंड हमने समझा था कि कैसे कोर्ट्स के पास, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है. ठीक है, सेक्शन 26A हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंड हमने समझा था कि कैसे हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रहती है. दैट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4). ठीक है, आईपीसी के ऑफेंसेस कहाँ पर दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में. ठीक है, शेड्यूल 1 में आपके आईपीसी के ऑफेंसेस लिस्टेड हैं और साथ में बताया गया है उनकी पनिशमेंट कितनी है, वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है. ठीक है, शेड्यूल 1 में हमने ये देखा था. फिर हमने समझा था कि शेड्यूल 1 में कहीं पर भी हाई कोर्ट का मेंशन नहीं है. तो हमने ये देखा कि हाई कोर्ट अपने जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तो कहाँ से डिराइव करता है. दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4). फिर हमने समझा कि कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट की कैसे कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है. ठीक है, और हमने ये भी देखा था जब हम लोग शेड्यूल 1 में सेक्शन 382 को देख रहे थे ऑफ आईपीसी, सेक्शन 382 ऑफ आईपीसी, तो हमने देखा था कि द ऑफेंस इज ट्रायबल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड इसमें पनिशमेंट कितनी थी? 10 साल की, वो भी रिगरस. ठीक है, वो भी कितनी थी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी 10 साल की. अब ये तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कम्पिटेंसी से बाहर चला जाता है. तो हमने समझा था कि अगर कम्पिटेंसी से बाहर चले जाए और मतलब उतना पनिशमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अवॉर्ड ना कर पाए तो वहाँ पर क्या होगा? द मैटर विल बी सबमिटेड टू द CGM अंडर सेक्शन 325. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 322 और 323 को भी कवर किया था अच्छे से. इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग सेक्शन 26B से शुरू करेंगे. ठीक है, सेक्शन 26B से शुरू करेंगे एंड देन हम लोग उसके जो करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के, उनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो सेक्शन 26 का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है दैट इज़ सेक्शन 21. ठीक है, देन सेक्शन 322 का जो करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ऑफ CRPC दैट इज़ सेक्शन 361, 323 का 362, 325 का 364 एंड देन हम लोग आएंगे सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 ऑफ CRPC. ठीक है, अभी हम जितने भी प्रोविजंस को कवर कर रहे हैं इनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है विद द सेंटेंसिंग पावर ऑफ द कोर्ट्स, सेंटेंसिंग पावर ऑफ द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे सेक्शंस को क्यों पढ़ रहे हैं रिलेट करके, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके सेक्शंस की. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप बाकी सेक्शंस को पढ़ो तो आपको उनको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए. तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, दैट इज़ सेक्शन 26B. 26B से हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर सीरीज़ को. तो सेक्शन 26B किसका? आप लोग प्लीज़ अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए. अगर बेयर एक्ट नहीं है आपके पास, हार्ड कॉपी नहीं है, तो एक PDF खोल लीजिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए. 26A आपको समझ में आ गया था. अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा. ठीक है, अब B क्या कहता है? अच्छा, इसमें ना एक प्रोवाइजो भी है. सेक्शन 26A में एक प्रोवाइजो है, उसको पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट, अगेन इट्स अ प्रोवाइजो, व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन वी विल गिव इट? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन. ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन. स्ट्रिक्ट एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन वी विल गिव टू इट. ठीक है, क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, ब्ला 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 टिल 376E. ठीक है, 376 से लेके 376E के जो ऑफेंसेस हैं ऑफ किसके? आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड में जो इन सेक्शंस के अंदर ऑफेंसेस को बताया गया है. आगे क्या बोलता है? शैल बी ट्राइड बाय, यहाँ बोला है शैल, डिस्क्रिशन नहीं दी गई है. ठीक है, मे नहीं है, यहाँ पे शैल है. शैल बी ट्राइड
शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। अच्छा, इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, दैट इज एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेक्शंस को पढ़ते कैसे हैं। आप किसी भी वर्ड को मिस नहीं कर सकते। हर एक वर्ड की एक सेक्शन में अपनी रेलेवेंस होती है। अगर आप उस वर्ड को स्किप कर देंगे या फिर उसके मीनिंग को नहीं समझेंगे तो जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो गलत निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, अब जैसे मान लीजिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल को आप हटा दो और खाली कह दो शैल बी ट्राइड बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल भी है और क्या कहता है कि जो ऑफेंसेस है सेक्शन 376 से लेके 376 ई तक वो किस के द्वारा ट्राई किए जाना चाहिए, बाय अ वुमेन जज। ठीक है, बाय अ वुमेन जज। अब सपोज किसी कोर्ट में वुमेन जज है ही नहीं तो क्या मतलब इन ऑफेंसेस का ट्रायल ही नहीं होगा। इसीलिए सारे वर्ड्स पे अच्छे से हीट पे करें, उनको बहुत ध्यान से देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन। एज फार एज प्रैक्टिकेबल मतलब कि अगर किसी कोर्ट में, ठीक है, एक वुमेन जज है जिनकी कंपिटेंसी है इन ऑफेंसेस को ट्राई करने की, दैट इज द ऑफेंसेस प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 376 टू सेक्शन 376 ई। इस बीच में जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल कौन करेगा, अगर किसी कोर्ट में एक वुमेन जज अवेलेबल है तो वही करेंगी। एज फार एज प्रैक्टिकेबल सिग्निफाइज दिस कि उनकी अवेलेबिलिटी मैटर करती है। अगर नहीं अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है किसी मेल जज को ही उसका ट्रायल करना पड़ेगा। दिस इज़ बेसिकली रेप के सेक्शन से आपके, और उसमें बाकी उसके रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। जब मैं आईपीसी के लेक्चर को करूँगा तब आपको समझाऊंगा इन सेक्शंस का क्या रेलेवेंस है, इनका क्या मीनिंग है। अभी हम लोग डेल्व नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया प्रोवाइजो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 26B के साथ, ठीक है। तो क्या कहता है आपका सेक्शन 26B, ये कहता है सेक्शन 26B ऑफ सीआरपीसी का कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट is mentioned in this behalf in such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by। अब देखिए, क्या इंडियन पीनल कोड एकमात्र ऐसा लॉ है जिसमें ऑफेंसेस को बताया गया है? नहीं ना। अदर देन इंडियन पीनल कोड आपके पास बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे कि पोक्सो हो गया, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। फिर आपका एक पोश एक्ट हो गया, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। मैं लिख देता हूँ इसको, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आई गेस ये लॉ जो था इट केम इन 2013, ठीक है। मैं अच्छे से, मेरे को याद नहीं है कौन से साल में आया था, बस बता दे रहा हूँ। तो आईपीसी के अलावा भी ऐसे कई सारे लॉज हैं जिसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं कि ये काम अगर आप करते हो तो इट शैल डीम टू बी एन ऑफेंस। तो अगर कोई और लॉ है अदर देन आईपीसी और उसमें किसी कोर्ट का मेंशन है, ठीक है, सपोज देयर इज ए स्पेशल लॉ दैट इज पोक्सो एंड पोश, ठीक है, एंड उसके लिए स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं। स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली जो कोर्ट्स आपके पहले से अवेलेबल है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो आपके अवेलेबल है, उनके अलावा भी स्पेशल कोर्ट्स को अगर बनाया गया है टू ट्राई दोज पर्टिकुलर ऑफेंसेस, तो क्या होगा, उन ऑफेंसेस का ट्रायल ये स्पेशल कोर्ट्स करेंगे, इनकी जुरिस्डिक्शन रहेगी, ठीक है। अब सपोज जो आपका पोक्सो या फिर पोश एक्ट है, इसके अंदर किसी कोर्ट का मेंशन ही ना हो, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा लॉ है, कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ है जिसमें कोर्ट का मेंशन ही ना हो कि उस क्रिमिनल ऑफेंस का ट्रायल कौन करेगा, तो उस सर्कमस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन्ड मे बी ट्राइड बाय, अगेन मे डिस्क्रिशन है, मे बी ट्राइड बाय, पहला कौन है, हाई कोर्ट, एंड दूसरा एनी अदर कोर्ट बाय विच such offense is shown in the first schedule to be triable, ठीक है। अब एक बार आप लोग फिर से फर्स्ट शेड्यूल की तरफ बढ़िए एंड फर्स्ट शेड्यूल में एकदम आखिरी, दैट इज द पार्ट बी, उसमें आ जाइए, ठीक है।
शेड्यूल 1 का पार्ट बी आप लोग ओपन कर लीजिए। सीआरपीसी की बात हो रही है, शेड्यूल 1 पार्ट बी। बेसिकली जब आपके सेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद शेड्यूल शुरू होता है। तो एक बार शेड्यूल 1 का पार्ट बी ओपन कर लीजिए। पार्ट बी आपका कहाँ पर मिलेगा आपको? जब सारे के सारे आईपीसी के ऑफेंसेस लिख दिए गए हैं, दैट इज टिल सेक्शन 511, तो उसके बाद आपको एक पार्ट बी मिलेगा विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, ये आपका हेड नोट होगा पार्ट बी का। अब यहाँ पर क्या कहता है? ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। अब यहाँ पे ऑफेंस क्या है? ऑफेंस कहता है इफ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या कहता है? जो पहला पार्ट है इसका, जो इसका पहला पार्ट है वो कहता है कि अगर डेथ है, ठीक है, मतलब डेथ पेनल्टी आप अवॉर्ड कर सकते हो उस ऑफेंस के लिए, या फिर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हो, या फिर 7 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो। ठीक है, मोर देन 7 ईयर्स है, इट्स नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर 7 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट आप दे सकते हो एंड द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, तो इसका ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब किसी भी स्पेशल लॉ में जहां पर किसी कोर्ट का मेंशन ना हो कि ये पर्टिकुलर कोर्ट, ये पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है उनका ट्रायल करेगा। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा कि उस ऑफेंस का ट्रायल कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर जो पार्ट बी में मेंशन कोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। तो पार्ट बी में जो पहला पार्ट है वो कहता है कि अगर उस ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, या फिर उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा की है, तो वहाँ पर उसका ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा पार्ट कहता है इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स एंड अपवर्ड्स, मतलब 3 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम, तो इसका ट्रायल कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अगेन द ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे 3 साल या 3 साल से अधिक था, तो लास्ट में कौन सा फॉल करेगा? जो 3 साल से कम का हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू 3 ईयर्स। तो अगर 3 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं आप फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इन अ स्पेशल लॉ, तो वहां पर उसका ट्रायल कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से याद होगा। अब इसमें प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कंपिटेंसी है 3 साल की। अब 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट वो कैसे देंगे? अगर वो देते हैं तो क्या होगा? सेक्शन 325 एक्टिव हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, सीजीएम को सबमिट कर दिया जाएगा, और अगर सीजीएम के भी कंपिटेंसी से बाहर जाता है तो वो कमिट कर दिया जाएगा टू द असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, अंडर सेक्शन 323। ये मैंने आपको बताया था, पूरा क्लियर हो गया था। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद सेक्शन 26 ए और बी हमने दोनों कवर कर लिया है। 26 ए में हमने समझा था कि कोर्ट्स के पास कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई द ऑफेंसेस ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो खाली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ओरिजिनल ट्रायल कर सकता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है टू ट्राई द ऑफेंस ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 407 सबसेक्शन 1(4). ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया भी था किन किन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। फिर हमने कोर्ट ऑफ सेशन का समझा था। हमने ये भी समझा था कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ट्रायल करते हैं और उनके कंपिटेंसी से बाहर का वो पनिशमेंट देना चाहते हैं तो वहाँ पर सबमिशन कहाँ पर होगा। ठीक है, फिर हमने अभी बी जो पार्ट हमने प्रोवाइजो पढ़ा था वो वुमेन जज वाला, तब अब हमने सेक्शन 26 बी को भी कवर कर लिया। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली है फॉर स्पेशल लॉज, स्पेशल क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अगर स्पेशल क्रिमिनल लॉ है कोई, जैसे पोक्सो या पोश हो गया, एंड वहाँ पर अगर किसी कोर्ट का मेंशन नहीं है तो उनका ट्रायल कौन करेगा, ये हमने समझ लिया। दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 1 पार्ट बी। ठीक है, सो वी आर डन विद सेक्शन 26 डिस्कशन। काफ़ी बड़ा डिस्कशन था। अब हम इसके एक बार रेलेवेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं, दैट इज़ अंडर BNSS। तो
we will continue our topic with section 21 of BNSS. ठीक है, रीड करते हैं, देखते हैं कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं. इसमें बोलता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 मे बी ट्राइड बाय. वही है, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएस के द्वारा. तो वहाँ पर क्या किया गया, आईपीसी को हटा के बीएनएस लगा दिया गया. दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023 मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. ठीक है, फिर उसके बाद सेम ही है, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता शैल बी ट्राइड बाय एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ वुमेन. सेम है, कोई चेंज नहीं है. पेरीमेट्रिया, अच्छी बात है, कोई चेंज नहीं है. नहीं तो बहुत सारे चेंजेस याद रखने पड़ते हैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. बी पार्ट पे आ जाते हैं. एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन्ड मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और अदर कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल. सेम है, नो चेंजेस. ठीक है, जो सेक्शन 26 का करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 21, इसमें कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. ठीक है, so we are done with this. Now we'll come down to section 361. देखते हैं 361 में कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है कि नहीं. सो बीएनएसएस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 361 प्लीज आप लोग ओपन कर लीजिए. सेक्शन 361 ऑफ BNSS लिख दूं क्या, करस्पॉन्डिंग प्रोविजन किसका है, दैट इज सेक्शन 322 ऑफ CRPC. क्या बोलता है 361, इफ इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपीयर्स टू हिम टू वारंट अ प्रिजम्पशन that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, or that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district, or that the case should be tried by the CJM. He shall stay the proceedings and submit the case with a brief report explaining its nature to the CJM or to such other magistrate having jurisdiction as the Chief Judicial Magistrate directs. Same है, no change. 2 क्या कहता है, the magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial. No changes. ठीक है, no changes introduced. नेक्स्ट प्रोविजन पे आ जाते हैं, दैट इज सेक्शन 362 ऑफ BNSS / सेक्शन 323 ऑफ CRPC. क्या बोलता है ये, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड. If in any inquiry into an offence or a trial before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceedings before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provisions herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 19 shall apply to the commitment so made. ठीक है, बेसिकली ये उन केसेस की बात करता है जहाँ पर जो आपके मैजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो उतना पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट ही नहीं कर सकते, या फिर जो मैटर है इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द सेशंस कोर्ट. याद है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज़, और हमने क्या देखा कि इसमें भी नो चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड. तो हम लोग जब भी ये पढ़ते हैं ना कमिटेड फॉर ट्रायल, ये ध्यान रखिएगा, कमिटेड फॉर ट्रायल का मतलब ही होता है कि सेशंस कोर्ट के पास मैटर को भेज दिया गया. ठीक है, नो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज सेक्शन 364. सेक्शन 364 जिसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है अंडर सेक्शन 325 ऑफ CRPC. क्या बोल रहा है ये, प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर
इसमें बस यही चेंज है, चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो पहले चैप्टर था उसको चेंज करके चैप्टर 19 कर दिया गया है, बस। और कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें इंडियन पीनल कोड को हटा के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 364 पे। प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। Whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of second class is of opinion, ये part skip कर दीजिए, he may record the opinion, submit his proceedings and forward the accused to the chief judicial magistrate to whom he is subordinate। ठीक है, सेम चीज़, कोई भी चेंज नहीं। When more accused persons then one are being tried together and the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the chief judicial magistrate। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई भी इसमें चेंज आया नहीं है। लास्ट सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom the proceedings are submitted may, if it thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and is according to law। Again, no changes introduced। बहुत ड्रास्टिक सा चेंज नहीं लाया गया है आपका बीएनएसएस में या फिर बीएनएस में। सेक्शंस को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उनकी नंबरिंग चेंज की गई है, ठीक है, बट मोस्टली जो आपके प्रोविजंस है ना वो सेम ही है। बस थोड़े मोड़े जो जजमेंट्स वगैरह आपके आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज नहीं आया। तो हमने क्या देखा कि सारे के सारे सेक्शन जो अभी तक हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उनमें कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। So we are done with this, we are done with this and we are done with this। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, विच इज सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी। मैंने अभी आपको बताया था कि हम इन सेक्शंस को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये सेक्शंस काफ़ी हद तक रेलेवेंस होल्ड करते हैं विद द सेंटेंसिंग पावर ऑफ द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, तो पहले हम इन सेक्शंस को समझ लेंगे ताकि जब हम लोग अभी एफआईआर पे जंप करेंगे, जब हम लोग ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, ये सब जब लोग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। प्राइमरीली देखा जाए तो सेक्शन 30, 31 और जो ये सेंटेंसिंग पावर आपका है, इनकी रेलेवेंस प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अभी इनको आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद आवर टॉपिक, दैट इज सेक्शन 30 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका हेड नोट क्या कहता है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो अब हेड नोट पढ़ने के बाद वी विल कंटिन्यू विद द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 30। ठीक है, तो क्या कहता है हेड नोट? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब इससे पहले कि हम सेक्शन 30 के डिस्कशन में आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस में, दैट इज द भारतीय न्याय संहिता, इसमें हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो आईपीसी का है दैट इज ऑल्सो सेक्शन 4, तो दैट इज नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो हमने इसमें पढ़ा था कि कितने फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स आर अवेलेबल। तो इसमें हमने कौन कौन से फॉर्म पढ़े थे? द फर्स्ट वन वॉज डेथ पेनल्टी, याद है आपको? सेकेंड था आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड वन वॉज इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रिग्रेस, दैट इज विथ हार्ड लेबर, एंड द अदर वन वॉज सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, after that forfeiture of property,
देन फाइन, एंड एट द एंड कम्युनिटी सर्विस। याद है आपको, हमने ये पढ़ा था। तो अभी जो हमारा कंसर्न है सेक्शन 30 को लेके, ये काफ़ी हद तक फिफ्थ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से डील करेगा, दैट इज़ द फाइन। ठीक है, अगेन जो हायरकी ऑफ कोर्ट्स थी उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट रिमेंबर, देन वी हैव, मैं इसको एक अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। सो फर्स्ट वी हैव द हाई कोर्ट, देन सेशंस जज, पैरेलली एडिशनल सेशंस जज, देन असिस्टेंट सेशन जज। अभी हम लोग सीआरपीसी का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जितने भी कोर्ट्स उस समय एक्टिव थे उनको लाइक नज़र में लेंगे। ठीक है, उनको लाइक हम लोग लिखेंगे, जब बीएनएसएस के प्रोविजन पे आएंगे तो उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव द सीजीएम, देन जिसके बराबर पैरेलली पावर किसके पास बराबर थी, सीएमएम, दैट इज़ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। देन उसके बाद कौन था आपका, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, एंड एट द एंड वी हैव द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आपको इनकी सेंटेंसिंग पावर याद है ना, हाई कोर्ट की क्या थी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एनी फाइन ऑथोराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज की सेम, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एनी फाइन। बस एक कंडीशन ये थी कि अगर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, सो दैट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर 28, चैप्टर 28, वेट, मैं इसको अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, चैप्टर 28। ठीक है, सेक्शन 366 से लेके 371, इसमें हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया था ब्रीफली। फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास आते हैं तो अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड एनी फाइन। फिर सीजीएम सीएमएम 7 years, एनी फाइन। जेएमएफसी का कितना था, प्लीज़ आप लोग साथ में रिवीजन करते रहिए, आप लोग भी साथ में दिमाग में चीज़ों को चलाते रहिए। कितना था, 3 साल। फाइन कितना था, सीआरपीसी में 10,000। ठीक है, अब इसको इंक्रीज से कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपीज़ अंडर बीएनएसएस। ऐसे आपका रिवीजन भी होते रहेगा। सेकेंड क्लास का कितना था, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, एंड फाइन वॉज 5,000 रुपीज़। इसको इंक्रीज से कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमको हायरकी याद है अच्छे से। ठीक है, अब सेक्शन 30 के लैंग्वेज को हम पढ़ने के लिए तैयार हो गए, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें रिवीजन कर ली हैं। अब इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, प्लीज बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। वी आर रीडिंग सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। इट सेज द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। ध्यान से, मैंने आपको ये चीज़ समझाया है कि लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम लोग हायरकी ऑफ कोर्ट्स का डिस्कस करते हैं तो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, दिस इज आवर सेशंस कोर्ट, ये सेशंस कोर्ट में फॉल करते हैं। एंड देन दीज आर आवर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। ठीक है, दीज आर आवर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तो यहां पे क्या कह रहा है, द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, मतलब सेक्शन 30 एक्सक्लूसिवली किसके बारे में बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law। यहां पर क्या कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, हमें पता है ना कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट फाइन इंपोज कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट इंपोज कर सकते हैं, यहां हमने अच्छे से पढ़ा इस चीज को। अब सपोज कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का ट्रायल करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको, जैसे आपने जब आप किसी आईपीसी के प्रोविजन को पढ़ते हैं तो वहां पर अक्सर ऐसे दिया रहता है, ठीक है, ईदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, एंड एट द एंड वी हैव फाइन ओनली। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, जब सेक्शंस को पढ़ते हैं तो हमने ये चीज देखा है कि अक्सर ऑफेंसेस के लिए इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। अब सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब सपोज किसी ऑफेंस के लिए, कोई ऑफेंस था, सपोज
थेफ्ट का ऑफेंस था, ठीक है, ए ने थेफ्ट किया। अब थेफ्ट के ऑफेंस के लिए उस पर 5,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया गया, 5,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया गया। अब उसने वो फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू पे बैक द फाइन, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू पे द फाइन, नॉट पे बैक, ओके, ही वॉज नॉट एबल टू पे द फाइन। सो उन सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा, ये सेक्शन उसी सर्कमस्टेंस से डील कर रहा है। ये कहता है द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब कि अगर कोई कन्विक्ट जिस पे फाइन इम्पोज किया गया था वो फाइन पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में उसके ऊपर उसको जेल भेजा सकता है, उसको इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे यही कह रहा है ना, द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है, अगर उन्होंने किसी कन्विक्ट के ऊपर फाइन इम्पोज किया था और वो कन्विक्ट फाइन पे नहीं करता है या फिर नहीं कर पाता है, उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो वहाँ पर उसको कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया, चलो ठीक है, इम्प्रीजनमेंट अवॉर्ड किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होगा कि इम्प्रीजनमेंट कितना अवॉर्ड किया जा सकता है, इसका जवाब हमें प्रोवाइजो में मिलेगा। यहाँ पे क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द टर्म, provided that the term यहां पे क्या बोल रहा है, टर्म मतलब जो इम्प्रीजनमेंट उसको दी जाएगी, ठीक है, फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। हमने अभी पढ़ा कि ये जो सेक्शन है ये एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट से ही डील करता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 29 का ही मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या भी रहा है, सब सेक्शन 1 कि द कोर्ट ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, सेशंस कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स दे आर डिफरेंट, उनकी हायरार्की डिफरेंट है, उनके सेक्शंस जो उनके सेंटेंसिंग पावर गवर्न करते हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसीलिए हर टर्म पे एकदम ध्यान दिया करिए ताकि सेक्शन आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे क्या कहता है, is not in excess of the powers of the magistrate under section 29। so section 29 जो है आपका CRPC का, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वो बताता है कि जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कितनी सेंटेंसिंग पावर है। याद है आपको ये चीज? तो अब यहां पर जो इम्प्रीजनमेंट का टर्म कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट अवॉर्ड कर सकते हैं फॉर द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, वो नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स, मतलब मैजिस्ट्रेट्स के पास जो पावर अवेलेबल है सेंटेंसेस अवॉर्ड करने की, इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करने की, वो उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो सपोज ए के ऊपर 5,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया गया था। अब ए ने डिफ़ॉल्ट कर दिया फाइन पे बैक करने में, मतलब फाइन को पे करने में ए ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब उसको क्या मिलेगा, फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब वो इम्प्रिजनमेंट का टर्म कितना हो सकता है, कितना उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। तो एज पर द प्रोवाइजो ए, जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है हु विल अवॉर्ड द इम्प्रिजनमेंट, वो उनके पावर दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 29 उसको एक्सीड नहीं करेगा। मतलब कि अगर ये फाइन जो है इट वॉज अवॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर ये 5,000 रुपये का फाइन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने लगाया था, तो यहाँ पर अगर ए डिफ़ॉल्ट कर जाता है फाइन को पे करने में, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं ए को, दैट वुड बी 3 years। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो प्रोवाइजो ए आपको क्लियर हो गया ना। सो दिस वॉज आवर प्रोवाइजो ए। अब बी पे बढ़ते हैं। प्रोवाइजो बी क्या कहता है? ठीक है, प्रोवाइजो बी आपका क्या कहता है, मैं इसके लिए दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने में डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दूंगा जहाँ पर मैं अपने सारे लेक्चर्स का हैंड रिटन नोट्स अपलोड करूँगा। बट उसके लिए मुझे उतनी पॉपुलस चाहिए, उतने सब्सक्राइबर्स, उतने लोग चाहिए कि हाँ मतलब मेरे को लगे कि मेरे नोट्स जो हैं वो प्रॉपरली लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। ठीक है, सो बी क्या कहता है,
provided that the term shall not, where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine. समझते हैं प्रोवाइजो बी क्या कह रहा है सबसेक्शन 1 का. ये कहता है, अब हमने समझा कि चलो अगर सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है तो वहां पर क्या होगा, जो मैजिस्ट्रेट की सेंटेंसिंग पावर है वो उस पावर के हद में रहते हुए ही उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है इफ द कन्विक्ट हैज डिफॉल्टेड इन पेइंग द फाइन. ठीक है, इन पेमेंट ऑफ फाइन. अब सपोज उन सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा जहां पर फाइन और सब्सटेंटिव सेंटेंस दोनों लगाया गया हो. यहां पे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि ऑफेंसेस के लिए क्या होता है, ईदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ. अब सपोज ये बोथ वाली कंडीशन जो है यहां पर ये आ गई कि आपने सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास किसी ऑफेंस को ट्राई कर रहे थे और सपोज उन्होंने ए को ट्राई किया. ठीक है, और ए को ट्राई, अब यहाँ पे देखिए ए ही बार बार मुजरिम बन रहा है, काफ़ी ए खतरनाक इंडिविजुअल लगता है. सो ए जो है, जो कि काफ़ी खतरनाक इंडिविजुअल है, उसको ट्राई किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने. अब उन्होंने इसको ट्राई करने के बाद इस पर लगा दिया 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, अलॉन्ग विद दैट 5,000 रुपये का फाइन भी लगा दिया. क्या ये दोनों जो यहाँ पर सेंटेंसेस अवॉर्ड किए हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने, क्या ये इनके कॉम्पिटेंसी में फॉल करता है? बिल्कुल करता है. अब चलो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट तो समझ में आता है. ठीक है, बंदे को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, 2 साल में वो जेल तक रहा. अब वो जो 2 साल का टेन्योर था जब वो जेल में था, उसको 5,000 रुपये का फाइन भी पे करना था, वो नहीं कर पाया. अब इस केस में क्या होगा, हमें ये केस तो समझ में आ गया. अगर खाली फाइन इम्पोज किया गया है और वहाँ पर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन होता है तो मैजिस्ट्रेट अपने कॉम्पिटेंसी में रह के उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं. बट सपोज अगर सब्सटेंटिव सेंटेंस, दैट इज द इम्प्रिजनमेंट हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड अलॉन्ग विद द फाइन, और वहाँ पर अगर डिफॉल्ट होता है तो उन सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा, यहाँ पर कहता है प्रोवाइडेड दैट द टर्म शैल नॉट, यहाँ पे कहता है शैल नॉट, मे नॉट नहीं है, शैल है. मैंने बताया था ना शैल और मे का डिफरेंस. शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine. अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इन circumstances में अगर जो आपका कन्विक्ट है वो फाइन को पे करने में डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट की कंपिटेंसी है, सपोज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की कंपिटेंसी कितनी है, 3 साल की. इसको हम लोग मंथ में लिखते हैं, दैट इज 36 मंथ्स, ताकि आपको समझने में आसान हो. ठीक है, 12 × 3 कितना होता है, 36. लॉ स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा वीक होता है, आई नो दिस, मेरा भी वीक था तभी मैं लॉ में आया. तो 36 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अवॉर्ड कर सकते हैं. अब अगर इस सर्कमस्टेंस में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो जाता है तो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट की कंपिटेंसी है वो उस कंपिटेंसी का 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं. तो कंपिटेंसी कितनी थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की, 36 मंथ्स. ठीक है, अगर इसको हम लोग इसका 1/4 निकालते हैं तो दैट वुड बी 9 मंथ्स. ठीक है, 9 मंथ का इम्प्रिजनमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अवॉर्ड कर सकते हैं अगर सब्सटेंटिव सेंटेंस भी साथ में दिया गया है तो. क्लियर हो गया आपको ये चीज, कोई डाउट नहीं ना. अब एक सवाल आपके दिमाग में क्या पता पैदा हो रहा हो कि सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ने 2 साल नहीं 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दी थी. ठीक है, और अगर उसके साथ में वो 9 महीने की इम्प्रिजनमेंट और दे देते हैं तो वो तो उनके कंपिटेंसी से बाहर चला जाएगा, है कि नहीं, चला जाएगा. इसी के लिए सबसेक्शन 2 बना है. सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29. मतलब कि जो मैक्सिमम कंपिटेंसी है अंडर सेक्शन 29 ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो उनकी कंपिटेंसी को भी एक्सीड कर सकता है, उसके एडिशन में जाएगा. ठीक है, उन्होंने अपनी कंपिटेंसी के अंदर इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया था. ठीक है,
अगर फर्स्ट क्लास ने 3 साल की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की थी तो ये इनकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी थी इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड करने की। तो 3 साल के साथ में एडिशन हो जाएगा ऑफ 9 मंथ्स एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30। फिर से पढ़ देता हूँ। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सिडी। देखो यहाँ पे मे बी क्यों यूज हुआ है? मे बी इसलिए क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो गया ना 3 साल का। आप सपोज 1 साल का ही लगाया हो इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मे बी है। तो मे बी का मतलब ये है कि अगर 1 साल का लगाया गया इम्प्रिजनमेंट और अलॉन्ग विद दैट 9 महीने का और लगाया गया तो वहाँ तो वो कंपिटेंसी के अंदर ही फॉल करेगा ना, तो इसीलिए मे बी यहाँ पे यूज़ किया गया है। लिखा है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो सेक्शन 30 क्लियर हो गया ना। सेक्शन 30 किस चीज़ से डील करता है? अगर फाइन इम्पोज किया गया हो और जो कन्विक्ट है वो उसको पे करने में डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, तो उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसमें कवर किया गया सेक्शन 30 के अंदर। तो अब हम लोग अपने आज के लास्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज सेक्शन 31। क्या कहते हैं सेक्शन 31? सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन of several offenses at one trial। ठीक है, जो इसका हेड नोट है सेक्शन 31 का, इसको पढ़ के कुछ चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कई बार क्या होता है ना कि किसी सेक्शन या किसी आर्टिकल का जो हेड नोट होता है वो जो उसकी लैंग्वेज होती है उस पर्टिकुलर सेक्शन या आर्टिकल की, उससे उसका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि ऐसे केस में क्या प्रिवेल करेगा? हेड नोट प्रिवेल करेगा कि लैंग्वेज प्रिवेल करेगी? लैंग्वेज प्रिवेल करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी हेड नोट और लैंग्वेज में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो द लैंग्वेज शैल ऑलवेज प्रिवेल। ये ऐसे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है जो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ छोटे मोटे फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीआरपीसी और बीएनएसएस को हम लोग किस तरीके का इंटरप्रिटेशन देते हैं, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। प्रोवाइजो जो होता है उसको किस तरीके का इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, लिटरल या फिर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसका हेड नोट क्या कहता है? सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब उन केसेस में क्या होगा, जहां पर एक ही ट्रायल में एक बंदे को डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक ही ट्रायल में किसी एक्यूज्ड को डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट पाया गया और उन सारे ऑफेंसेस के लिए अलग अलग सेंटेंसेस अवॉर्ड कर दिए गए। तो उन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। यहाँ पे इसका हेड नोट क्या कहना चाहता है। इट सेज सपोज ए है हमारा खूनी दरिंदा, ठीक है, जिसको हम लोग हर बार कन्विक्ट बनाते हैं। अब अगर सपोज ए है और ए जो है उसने एक घर में एंट्री की, सपोज वो रात में एंट्री करता है फॉर द रीजन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, चोरी करने के लिए घुसता है, ठीक है। अब थेफ्ट करते हुए उसको कोई लड़की दिख जाती है और वो उसका आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन भी कमिट कर देता है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट थेफ्ट का सेक्शन है 378 ऑफ आईपीसी एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी, ठीक है, यही है। मैं पहले बता दे रहा, अभी मैं आईपीसी आपको नहीं पढ़ा रहा तो मुझे सेक्शंस अच्छे से याद नहीं हो, मेरे को रिवाइज करने पड़ेंगे एक बार। तो बस ध्यान रखिए। अब सपोज ए घर में घुसा और वहाँ पर उसने 2 तरीके के ऑफेंसेस कर दिए, ठीक है। अब जो उसका ट्रायल हो रहा है दोनों ऑफेंसेस के लिए वो एक ही जगह पे हो रहा है, मतलब ये नहीं कि इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रायल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही ट्रायल हो रहा है और एक ही ट्रायल में दोनों ऑफेंसेस को ट्राई किया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हाँ मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब उसका ट्रायल हो रहा है और ट्रायल में पाया गया कि इन दोनों ऑफेंसेस के लिए ए वॉज गिल्टी, ठीक है, ए वॉज फाउंड गिल्टी। अब दोनों ऑफेंसेस के अपने अलग अलग इम्प्रिजनमेंट भी होंगे, अपने अलग अलग सेंटेंसेस भी होंगे। सपोज थेफ्ट के लिए 3 साल, ठीक है, और आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए 6 साल, 6 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो नहीं है मेरे को याद है, ठीक है, 2 साल, सपोज 2 साल।
तो अब इन केसेस में क्या होगा, यहाँ पे क्या कहता है, अब लैंग्वेज पे आते हैं, दैट इज सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। ये कहता है व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस। कितने ऑफेंसेस? 2 और मोर ऑफेंसेस। सिंगल ऑफेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको हटा दो, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. ठीक है। अब यहां पर सबसेक्शन 1 क्या कहना चाहता है, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। तो सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 क्या कहना चाहता है, एक बार इसको फिर से रीड करते हैं ताकि एक अच्छी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल सके। यहाँ पे कहते हैं व्हेन ए पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, सिंगल ट्रायल में, ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, द कोर्ट मे, यहाँ पे डिस्क्रिशन दी गई है कोर्ट को, द टर्म मे हैज बीन यूज्ड, इट सिग्निफाइज डिस्क्रिशन। द कोर्ट मे, subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code, sentence him for such offences to the several punishments prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishment, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. ठीक है, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी क्या पता आ रही हो समझने में इस सेक्शन को, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो दिस, बट मैं चलिए इसको बहुत इजी कर देता हूँ आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सपोज एक ट्रायल हुआ है, चलिए हम लोग फिर से हमारा जो कन्विक्ट है, जो हमारा एक्यूज्ड है ए, उस पर एक नया ट्रायल चलाते हैं। ए ने ऑफेंस किया बी, और ए ने ऑफेंस किया बी एंड सी, ये ऑफेंसेस हैं, ठीक है। ए जो है उसने बी एंड सी ऑफेंस किया, दोनों के लिए उसको कन्विक्ट पाया गया, ठीक है। एक्यूज्ड और कन्विक्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्यूज्ड वो होता है जिसका ट्रायल चल रहा होता है, ठीक है, उसके गिल्ट और इनोसेंस के ऊपर ट्रायल चल रहा होता है कि वेदर ही इज एक्चुअली गिल्टी या फिर ही इज इनोसेंट। कन्विक्ट वो होता है जिसको ट्रायल के बाद क्या कहते हैं, गिल्टी पाया जाता है। तो एक्यूज्ड और कन्विक्ट में डिफरेंस मत हो, एक्यूज्ड और कन्विक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो ए जो है उसने ऑफेंस बी कमिट किया और ऑफेंस सी कमिट किया। ऑफेंस बी की पनिशमेंट थी 3 साल और ऑफेंस सी की भी पनिशमेंट थी 3 साल, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस टू द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर व्हिच सच कोर्ट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट। पहली बात तो जो ये इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है दैट मस्ट बी अंडर द कंपिटेंसी ऑफ द सेंटेंसिंग पावर ऑफ दैट कोर्ट। सपोज ये जो ए था, इट वॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर 3-3 साल की पनिशमेंट इन्होंने अवॉर्ड की ए को, ठीक है। और जो ये आपकी 3 साल की पनिशमेंट है, क्या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के कंपिटेंसी में फॉल करता है? जी हाँ, बिल्कुल फॉल करता है, ठीक है। आगे कहता है सच पनिशमेंट when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct। अब ध्यान से समझिएगा, एक ट्रायल हुआ, सिंगल ट्रायल हुआ, सिंगल ट्रायल में ए को 2 ऑफेंसेस के लिए गिल्टी पाया गया, ठीक है। दोनों ऑफेंसेस की 3-3 साल की सजा है। तो यहां पर जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैं, ही में ऑर्डर कि जो आपका ये 3 साल का पनिशमेंट है दोनों ऑफेंसेस के लिए, दैट कैन रन कंसेक्यूटिवली, ठीक है, दैट कैन रन कंसेक्यूटिवली। कंसेक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ये आपका टर्म होता है कंसेक्यूटिवली, इसका मतलब होता है एक के बाद एक। तो यहां पर जो जनरल रूल है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 जो कहता है, उसका जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट द पनिशमेंट्स शुड रन कॉन्जिक्यूटिवली,
ठीक है। क्या कैसे पनिशमेंट रन करेगा? कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब पहले क्या होगा, जो ऑफेंस बी था उसके लिए ए ने 3 साल की सजा काट ली। देन सून आफ्टर दैट जब उसका जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर था वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सी ऑफेंस का जो टेन्योर था वो चालू हो जाएगा। मतलब टोटल जो ए है उसको 6 साल की सजा हो गई। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? आगे क्या कहता है? आगे कहता है अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सच पनिशमेंट्स शैल रन कॉन्करेंटली। मतलब कि जनरल प्रिंसिपल क्या है, मैं लिख देता हूं इसको। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट द punishments should run consecutively and the exception is that the punishments may run concurrently। ठीक है, तो जो जनरल रूल है वो ये है कि जो पनिशमेंट है वो कंसेक्यूटिवली चलने चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर करे, अगर कोर्ट डायरेक्ट करे, अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो द पनिशमेंट कैन रन कॉन्करेंटली। समझते हैं कॉन्करेंटली का यहाँ पे क्या मतलब सिग्निफाई कर रहा है। ए है हमारा खूनी दरिंदा, ठीक है, ए को हमने 3 साल की सजा सुनाई और 2 साल की सजा सुनाई। ठीक है, तो अब यहां पर अगर कोर्ट चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि जो आपकी 3 साल की सजा चल रही है इसी बीच में आपकी 2 साल की भी सजा चल जाए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? यही है कॉन्करेंटली का मतलब कि साथ में ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल के एक्सपायरेशन के बाद 2 साल का चलना शुरू हो जाए, नहीं, 3 साल के साथ साथ 2 साल का भी आपका सजा चल रहा है, तो कोर्ट जो है वो ये भी ऑर्डर कर सकता है। क्लियर हो गया सबसेक्शन 1? आइए सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2? सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ये कहता है इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। फिर से पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है, ध्यान से ये प्रोविजन को समझिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, किसकी बात हो रही है? कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस की, कॉन्करेंटली की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और हमने पढ़ा था ये चीज़ अभी पिछले सबसेक्शन में कि जनरल रूल जो है वो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस का ही है। ठीक है, यहाँ पे कहता है इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट। अब यहां पर एक टर्म यूज हुआ है एग्रीगेट पनिशमेंट। एग्रीगेट पनिशमेंट का मतलब होता है साथ में। ठीक है, जब जोड़ के एक बना दिया जाए, तो जो आपका 3 साल का पनिशमेंट था और 3 साल का पनिशमेंट था उसको जोड़ के एक बना के कितना कर दिया गया? 6 साल का पनिशमेंट। ठीक है, इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ ए सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट। अब सपोज जो ट्रायल किया गया था फॉर दिस ऑफेंस इट वॉज कंडक्टेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। इनकी कंपिटेंसी कितनी है? 3 साल की इंप्रिजनमेंट देने की। ठीक है, अब इन्होंने जो सेवरल ऑफेंसेस के लिए जो पनिशमेंट अवॉर्ड किया है दैट इज 3 + 3 = 6, 6 साल हो गया। तो ये तो इनके कंपिटेंसी से बाहर चला जा रहा है ना, जो इनका 3 साल का कंपिटेंसी है उससे तो बाहर चला जा रहा है। तो सबसेक्शन 2 यही कहता है कि अब देखो ध्यान से समझो, सबसेक्शन 1 ने ये भी कहा था कि जो सेवरल पनिशमेंट्स आप अवॉर्ड कर रहे हो वो पनिशमेंट अवॉर्ड करने की पावर आपके कंपिटेंसी में होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 3 साल और ये 3 साल कि जो इम्प्रिजनमेंट है ये जेएमएफसी अवॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो एग्रीगेट है दैट इज 3 + 3 = 6, ये इनकी कंपिटेंसी से बाहर चला गया। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट जो है वो कंपिटेंसी से बाहर चले जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी मैटर को सीजीएम के पास भेज दें।
याद है ना आपको सेक्शन 325 जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, कि अगर उतना सिवियर पनिशमेंट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो वहां पे क्या होगा, वो मैटर भेज दिया जाएगा सीजेएम को। ठीक है, याद है ना आपको सेक्शन 325। तो ऐसा नहीं है, सब सेक्शन 2 यही कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर एग्रीगेट पनिशमेंट जो है आपकी कंपिटेंसी से बाहर चली जा रही है तो वहां पे द मैटर शैल बी सेंट बिफोर अ हायर कोर्ट। ऐसा नहीं है। मैं लिख देता हूं इसको, शायद आपके लिए आसान हो इसलिए लिख देता हूं। सेज दैट इफ the aggregate punishment exceeds the competency if the aggregate punishment exceeds the competency of the court, the matter shall not to be sent before a higher court। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहां पर सबसेक्शन 2 में आपका प्रोवाइजो भी दिया है, प्रोवाइडेड दैट ए in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 14 years। अब देखिए, जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगा, ठीक है, जो एग्रीगेट पनिशमेंट होगा, इट शैल नॉट एक्सीड 14 ईयर्स। ठीक है, ये 14 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्या कहता है, नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स। मतलब कि जो पनिशमेंट अवॉर्ड करने की पावर है आपके पास, उसका जो एग्रीगेट है, अगर डिफरेंट ऑफेंसेस को सिंगल ट्रायल में ट्राई किया गया है तो उन डिफरेंट ऑफेंसेस का जो पनिशमेंट है, अगर उसको कंसेक्यूटिवली रन किया जा रहा है तो दैट मस्ट नॉट एक्सीड 14 ईयर्स ऑफ टर्म। ठीक है, 14 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट आप अवॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बी क्या कहता है, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, ये आपका प्रोवाइजो ए था। बी क्या कहता है, बी कहता है द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। अब सपोज अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैं, वो कितने साल की सजा दे सकते हैं, 3 साल की। ठीक है ना, 3 साल की दे सकते हैं। तो 3 साल प्लस 3 साल कितना हो जाएगा, 6 साल। मतलब यहां पर जो आपका प्रोवाइजो 2 है, ये यही कहता है कि जो आपका एग्रीगेट पनिशमेंट है वो आपकी कंपिटेंसी का ट्वाइस जो है, मतलब आपकी जो सेंटेंसिंग पावर है, सपोज अगर वो 3 साल है तो उसका ट्वाइस कितना हो गया, 6 साल। तो आपकी कंपिटेंसी का जो ट्वाइस अमाउंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट आप दे सकते हो उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अगर डिफरेंट ऑफेंसेस क्या ट्रायल करते हैं और एक एग्रीगेट पनिशमेंट अवॉर्ड करते हैं तो वो 6 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सीजीएम है, कितने साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 7 साल की। ठीक है, तो 7 साल प्लस 7 साल कितना हो गया, 14 साल। ठीक है, मतलब जो सीजीएम है वो 14 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। क्लियर है? अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, एक्चुअली 2 सवाल, एक सवाल नहीं 2 सवाल। पहला सवाल ये कि जो आपके असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, 10 साल का। अब 10 प्लस 10 कितना हो जाता है आपका, 20 साल, 20 ईयर्स। ठीक है, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। मतलब कि जो उनका एग्रीगेट पनिशमेंट है वो तो भाई एक्सीड कर जाएगा, है कि नहीं, वो तो एक्सीड कर जाएगा। क्या कहते हैं, जो ए का जो आपका प्रोवाइजो है, जो 14 साल का लिमिट इम्पोज करता है, उसको तो एक्सीड कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जो सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो 2 है ना,
वो जो सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो है ना, वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट सेशन जज का जो पावर है ना, उसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एग्रीगेट पनिशमेंट देने का। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर आप सेक्शन 31 को देखें, ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन का, जो कोर्ट ऑफ सेशन है ना, उसका कोई मेंशन नहीं है। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जो आपके हाई कोर्ट है, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब सपोज आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट का ट्वाइस निकालना है, तो क्या आप 200 साल लिखोगे? नहीं ना, 200 साल की सजा तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो इसमें ना जो लिमिट है, जो आपका ये लिमिट सेट किया गया, ये असिस्टेंट सेशन जज के लिए किया गया है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो प्रोवाइजो है ना, ये कहीं ना कहीं असिस्टेंट सेशन जज के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि सीजीएम जो है उनका भी जो कॉम्पिटेंसी है उसका ट्वाइस निकालें तो 14 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज जो है, अगर उनकी कॉम्पिटेंसी का ट्वाइस निकालें तो वो 20 साल हो जाएगा। तो उनकी जो सेंटेंसिंग पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फॉर द एग्रीगेट पनिशमेंट। सो द मैक्सिमम पनिशमेंट विच इज अवॉर्डेबल इज 14 ईयर्स। मतलब किसी भी, मतलब अगर इसके सबसेक्शन 2 के जनरल प्रिंसिपल को देखा जाए तो वो यही कह रहा है कि जो मैक्सिमम एग्रीगेट पनिशमेंट अवॉर्ड किया जा सकता है दैट इज 14 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें कोर्ट ऑफ सेशन का मेंशन क्यों नहीं है, हमने समझाना इस चीज को, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो है या फिर जो हाई कोर्ट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। और जो ये सेक्शन 31 का जो एप्लीकेशन है उस पर लगने का कोई सेंस ही नहीं बनाता है, आप उसको रेस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट का मेंशन नहीं है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, दैट इज सबसेक्शन 3, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए सिंगल ऑफेंस। अब सपोज ए था, ए उसके अगेंस्ट एक एग्रीगेट इंप्रिजनमेंट उसको एग्रीगेट इंप्रिजनमेंट दिया गया 6 साल का। ठीक है, कितने साल का? 6 साल का। अब ए जो है वो चला गया अपील में। ठीक है, अपील में चला गया। अब अपील में जब वो जाएगा तो जो ये 2 ऑफेंसेस के लिए उसको 6 साल की सजा एग्रीगेट सुनाई गई थी, इनको डिफरेंट ऑफेंसेस ट्रीट नहीं किया जाएगा। दे शैल डीम टू बी अ सिंगल ऑफेंस। लिख देता हूं यहां पे, दे शैल डीम टू बी अ सिंगल ऑफेंस। ठीक है, सो वी आर डन विद सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करस्पॉन्डिंग प्रोविजन को पढ़ेंगे BNS